हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे, जिसको हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लास में शुरू किया हुआ है। और इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट पॉलिसीज़ इंडियन इकोनॉमी में किस तरह के अडॉप्ट करे गए उनको डिस्कस किया है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग की गई, उन पॉलिसीज़ के क्या बेनिफिट्स रहे और क्या डिमेरिट्स रहा, इन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करते हुए इसी चैप्टर के टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अगले सेक्टर को कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आज हम इंडस्ट्रीज़ की बातें करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानेंगे कि इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ थे उनका क्या रोल था इन द डेवलपमेंट, आज़ादी के वक्त उनकी क्या स्थिति थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह की पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग के तहत इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया। तो चलिए शुरुआत करें। और जैसा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्कशन किया था कि हम 1950 से 1990 तक की बातें करेंगे, तो हम लोग 1 से लेकर के जो 7 5-year प्लान है उसके बीच में किस तरह के चेंजेस इकोनॉमी में आए हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडस्ट्रीज से कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो जैसे हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सिमिलरली जब हम इंडस्ट्रीज़ की बातें करते हैं तो इंडस्ट्रीज़ आर नॉट द एग्जैक्टली बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री। इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं ये किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। कई तरह के अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना है, मेनी इकोनॉमिस्ट जिन्होंने ये दावा किया है कि जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये नेशन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। देश के विकास को ये बढ़ावा देते हैं और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिस्ट का तो ऐसा कहना है कि जितने भी पुअर नेशन है, गरीब देश जितने भी हैं, अगर उनको अपने गरीबी की स्थिति को सुधारना है तो वो अपने देश में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देकर इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को प्रमोट करके अपने नेशन के कंडीशन को सुधारते हुए पुअर नेशन से रिच नेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब अगर कोई गरीब देश है, अंडर डेवलप्ड है, तो अगर उसने अपनी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर लिया तो इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट से इकोनॉमी में जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है, जिससे नेशन अपनी पॉवर्टी के स्टेट से निकल के रिच स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो किसी भी देश में जो एक संपूर्ण विकास है उसको बढ़ावा देने में इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अहम रोल निभाते हैं। इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे सिर्फ यही नहीं हैं कि वो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देते हैं, वस्तु और सेवाएं जो हैं वो तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ में अगर ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगे तो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज़ के फ़ायदे आपको वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देने मात्र तक नहीं है, बल्कि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो किसी भी नेशन में लोगों को एम्प्लॉयमेंट
प्रोवाइड करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको इंडस्ट्रीज़ में मिलती है और ये जो रोज़गार के अवसर आपको उद्योगों में प्राप्त होते हैं ये आपके मच मोर स्टेबल होते हैं। मतलब उद्योगों में जो रोज़गार होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं। साथ में वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली हाई वेजेस भी मिलता है एज़ कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बातें करें तो कृषि क्षेत्र की तुलना में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब हमारा ज़्यादा अश्योर्ड भी होता है, फिक्स्ड भी होता है। साथ ही साथ ये जॉब हमें हायर वेजेस यानी कि हाई पर कैपिटा ऑफ इनकम प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। किसकी तुलना में? तो एग्रीकल्चर सेक्टर की तुलना में। कृषि क्षेत्र के अपने डिमेरिट्स हैं, जिनमें पहला है कि एक तो ये आपको बहुत ही अनस्टेबल जॉब देते हैं। इनके यहाँ पे जो भी जॉब आपको मिलेगा उसमें स्थिरता नहीं मिलेगी, मौसमी बेरोज़गारी आपको मिल सकती है। लेकिन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ के जॉब हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि यहाँ का काम निरंतर लगातार चलता रहता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो अनस्टेबल होता है, वहीं पे एग्रीकल्चर का स्टेबल। इतना ही नहीं, पर कैपिटा इनकम भी आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा मिलेगा। तो ओवरऑल जब लोगों का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगा, लोगों को स्टेबल जॉब मिलेगा, लगातार पैसे आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं देश में ओवरऑल जो मॉडर्नाइजेशन है वो उसे बढ़ावा मिलेगा। आधुनिकीकरण को काफ़ी बढ़ावा मिल जाता है इंडस्ट्रीज़ से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे इंडस्ट्रीज़ का। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ावा देते हैं। तो आधुनिकीकरण भी आता है देश में, आपके पास वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप अपनी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से विथ बेटर चॉइसेस पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रीज़। यही नहीं, इंडस्ट्रीज़ से लोगों को जॉब भी मिलता है। तो एम्प्लॉयमेंट चूँकि हमको मिल जाता है, जिससे पर कैपिटा इनकम हमें प्राप्त होने से लोगों का, पर कैपिटा इनकम के मिलने से लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा यानी कि समाज में आधुनिकीकरण आता है। तो इस तरह के कुछ फ़ायदे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के। अब अगर हम जानना चाहें कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की क्या स्थिति थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडस्ट्रीज़ की बात अगर हम कर रहे हैं और आज़ादी के वक्त की बात कर रहे हैं, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ खास अच्छी स्थिति में नहीं था। जैसा कि हमने अपने पहले चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी डिस्कस किया है डिटेल में, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि हम लोगों ने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा कि इंडिया में एक तो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ थी ही नहीं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में वैरायटी की नीड होती है, तो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में काफ़ी सीमित थे। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हमारे कंट्री में उपलब्ध नहीं थे, ना ही उनका सेटअप हुआ था और ना ही अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को हमारे कंट्री में प्रमोट किया था। तो एक तो ये बात है कि इंडस्ट्रीज़ हमारे देश में ज़्यादा थे नहीं। उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज़ थे वो बड़े लिमिटेड मैनर में थे, बहुत ही कन्फाइंड तरीके से काम कर रहे थे। और अगर हम बात करें कि हमारे देश में कुछ इंडस्ट्रीज़ थे जैसे कि कॉटन इंडस्ट्रीज़ एंड जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा आज़ादी थी नहीं, तो ये बड़े ही कन्फाइंड तरीके से काम करते थे। उसके अलावा अगर हम बड़े उद्योगों की बात करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें,
तो हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ दो बड़े उद्योग थे उस समय, एक आयरन इंडस्ट्री और दूसरा था स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के नाम पर हमारे पास सिर्फ दो बड़े उद्योग थे उस समय, एक जो है वो जमशेदपुर में था और दूसरा हमारा कोलकाता में था। ठीक है, एक इंडस्ट्री हमारा जमशेदपुर में था एंड दूसरा कोलकाता में था। इसके अलावा हमारे देश में एज सच कोई बड़े उद्योग उपलब्ध नहीं थे। तो इस तरह की स्थिति को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट के पास, भारतीय सरकार के पास के सामने ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दें, प्रमोट करें और जल्द से जल्द हमारे देश में देश के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए करते हुए न्यू इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को बढ़ाएं और इस तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में कई तरह की पॉलिसीज़ का अडॉप्शन भी किया और जितनी भी पॉलिसीज़ और प्लानिंग की गई हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, उन सारे पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग में गवर्नमेंट सेक्टर को यानी कि पब्लिक सेक्टर को काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया। मतलब जितनी भी प्लानिंग हुई हमारे देश में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है इस टाइम पीरियड में वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया। तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में। अगर हम जानना चाहें कि क्यों गवर्नमेंट ने जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें उन्होंने अपने आप को यानी कि पब्लिक सेक्टर को यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को इतना इम्पॉर्टेंस क्यों दिया, तो वो हम डिस्कस करेंगे अंडर द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो चलें पहले हम पब्लिक सेक्टर के रोल को डिस्कस करेंगे और फिर जाकर के हम पॉलिसीज़ को डिस्कस करना शुरू करेंगे। अगर हम पॉलिसी की बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में पॉलिसी बता देती हूँ। 1950 से 90 के बीच में कि इंडिया में 1950 से पहले भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। 1948 में 1948 में इंडिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अडॉप्शन हुआ था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद 1950 से 90 के बीच में और भी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया और चूँकि हम इस चैप्टर में 50 से 90 के बीच में बातें करेंगे तो हम 1950 के बाद वाली पॉलिसीज़ को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद इंडिया में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी जो कि 1956 में आई थी। और उससे भी पहले इन सारी ही पॉलिसीज़ में पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा था। और अब हम लोग वही बातें करेंगे कि क्यों आखिर पब्लिक सेक्टर का रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में आखिर पब्लिक सेक्टर का रोल क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था। तो देखिए, इंडिया में जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाए गए, उन सारी पॉलिसीज़ में इंडिया के पब्लिक सेक्टर को यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के रोल को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया एज़ कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। जो निजी क्षेत्र थे उनके रोल को, उनके महत्व को ज़्यादा ना ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा ध्यान दिया गया, उनके रोल को बढ़ा दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अपने आप में कुछ फ़ायदे हैं। इंडिया में उस समय प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पास इतनी धनराशि, इतने पैसे नहीं उपलब्ध थे कि वो हमारे देश में बड़े उद्योगों के डेवलपमेंट को, सेटअप को या स्थापना को बढ़ावा दे सकें। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि लैक ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। पूंजी की कमी इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ के सेटअप में हैवी अमाउंट में पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और ये पैसे हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों के पास कम मात्रा में उपलब्ध थे, या आप ऐसा समझें कि निजी क्षेत्र के जो लोग थे उनके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो बड़े इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कर सके। इस स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के पब्लिक PSUs, that stands for Public Sector Undertakings, मतलब वैसी इंडस्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनके सेटअप को प्रमोट कर दिया गया, क्योंकि सरकार के पास जो सरकारी फंड था वो ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध था। तो PSUs के सेटअप को बढ़ावा दे दिया गया। PSUs का सेटअप जो है वो इंक्रीज़ हो गया, वैसी इंडस्ट्रीज़ का सेटअप जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, और इससे देश में जो उद्योगों की ज़रूरत थी, जो इंडस्ट्रीज़ के रिक्वायरमेंट थे कंट्री में, वो पूरे हो जाते। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज से ओवरऑल जो देश को ज़रूरत थी डेवलपमेंट की, प्रॉस्पेरिटी की, वो बढ़ जाती, और पैसे निजी क्षेत्र के लोगों को देना नहीं पड़ता, और गवर्नमेंट अपने फंड से कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हुए बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर सकते थे। तो उस टाइम पीरियड में, लाइक 50 से 90 के टाइम पीरियड के बीच में, सरकारी क्षेत्र में पैसों की उपलब्धता और निजी क्षेत्र में पैसों की कमी के कारण गवर्नमेंट सेक्टर को यानी कि पब्लिक सेक्टर का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंस के साथ रखा गया कि गवर्नमेंट जो होंगे वो पैसा इन्वेस्ट करते हुए इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को बढ़ावा देंगे। तो लैक ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बढ़ गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन इकोनॉमी। वहीं पर अगर हम बात करें कि और क्या कारण रहे, तो एक तो कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी, दूसरा जो कारण है पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ावा देने का, वो ये रहा कि लैक ऑफ इंसेंटिव्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उनके पास इंसेंटिव्स की भी कमी थी। सिर्फ यही नहीं कि उनके पास पैसे नहीं थे, बट इंडियन जो मार्केट है वो इतना बड़ा नहीं था कि जितने भी बड़े इंडस्ट्रीज़ के स्थापना के बाद उनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता वो बिक जाता और इंडस्ट्रीज़ को रिटर्न में बेनिफिट होता। तो क्योंकि हमारे देश का जो मार्केट था वो इतना बिग नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, और लोगों का डिमांड इतना ज़्यादा नहीं था, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का जो एक इनकरेजमेंट है
जो प्रोत्साहन है, इंसेंटिव का मतलब होता है इनकरेजमेंट, जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसको? प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर इनकरेज तभी होते जब उनके द्वारा जो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होता और उस इंडस्ट्रीज़ के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते, अगर वो सारी की सारी वस्तुएं जो हैं वो बिक जाती, इतना मार्केट में अगर डिमांड होता, तो उस केस में मार्केट डिमांड के अधिक होने से जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे वो इंडस्ट्रीज़ का सेटअप करते, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते, जिससे वो सारे के सारे बिक जाते और प्राइवेट सेक्टर को सरप्लस मिलता, उनको बेनिफिट मिलता, जिससे इंस्पायर होने के बाद वो इंडस्ट्रीज़ के सेटअप को प्रमोट करते। लेकिन इन सब की भारी मात्रा में कमी थी। इंडिया में जो एग्रीगेट डिमांड था, कहो कि जो संपूर्ण मांग पूरे देश में लोगों की जो ज़रूरतें थी वो उस समय काफ़ी कम थी, लोग उतना ज़्यादा डिमांड नहीं करते थे, जिसकी वजह से प्रॉपर मार्केट हमारा नहीं था, मार्केट सेटअप जो था वो हमारा प्रॉपर नहीं था। तो इन सारी स्थितियों ने हमारे प्राइवेट सेक्टर को डिस्करेज किया, उनको किसी भी तरह का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला कि वो अगर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं तो उनको वो बेचकर इतना पैसा कमा पाएंगे जिससे कि उनको प्रॉफिट हो सके। तो इन सब की कमी के कारण भी निजी क्षेत्र ने किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को बढ़ावा ही नहीं दिया, क्योंकि उनको इस बात को, इस काम को करने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिला इन शॉर्ट। और इस वजह से देश को इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी। और देश में दो ही क्षेत्र हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों इम्पॉर्टेंट थे। तो प्राइवेट सेक्टर ने चूँकि कोई रुचि नहीं दिखाई, किसी तरह का इंटरेस्ट इन्होंने शो नहीं किया फॉर द डेवलपमेंट एंड सेटअप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, तो फिर अल्टीमेटली पब्लिक सेक्टर को ही ये काम करना पड़ा और उन्होंने उनके द्वारा कई तरह के इंडस्ट्रीज़ सेटअप किए गए। और अगर हम पॉइंट देखें तो एक और पॉइंट हम देख सकते हैं, दैट इज सोशल जस्टिस। देखिए, ये सारी बातें तो हैं ही कि पैसों की कमी थी, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन की कमी थी, बट उसके अलावा जो सामाजिक न्याय, जो किसी भी देश के गवर्नमेंट सेक्टर, जो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मोटिव होता है, और इंडियन इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस था। तो इन सब की वजह से हमारे देश में गवर्नमेंट ने अपने मोटिव को पूरा करने के लिए देश में सामाजिक भेदभाव को घटाते हुए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में डायरेक्ट इंटरफेयर किया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो भी काम करते हैं उनका एकमात्र मोटिव होता है एंड दैट इज टू इंक्रीज सोशल वेलफेयर। तो सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देना हमारे देश में एक अहम उद्देश्य रखा गया था, एक मुद्दा था ये कि हमें किस तरह से अपने देश में जो कल्याण है उसको बढ़ाना है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे सरकार के द्वारा भी कई तरह के उद्योगों की स्थापना की गई और प्राइवेट सेक्टर ने नहीं बल्कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा दिया गया। क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया में प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा दिया जाता तो उनका मोटिव समाज का कल्याण करना नहीं होता, बल्कि उनका मोटिव होता प्रॉफिट कमाना। तो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करेंगे वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए भी हमारे गवर्नमेंट ने अपने हाथों में इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को रखा और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया रही वो कह सकते हैं आप कि कम्प्लीटली हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में रही, ताकि देश का जो विकास है वो तो हो ही सके, साथ ही साथ जो एक सामाजिक न्याय है
उसको भी बढ़ावा मिल सके। और इस तरह से हमारे कंट्री में प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंडस्ट्रियल सेक्टर में न बढ़ाकर पब्लिक सेक्टर के रोल को बढ़ावा दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बताते हैं कि क्यों आखिर पब्लिक सेक्टर के रोल को इम्पोर्टेंस मिला इन द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रीज। इसी के साथ जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे ये कंप्लीट होता है। और अब हम लोगों को पॉलिसीज़ डिस्कस करनी है कि भाई कौन कौन सी पॉलिसीज़ थी, पॉलिसीज़ के बारे में हम जानेंगे और उनको भी हम क्रिटिकली अप्रेज कर लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे कि उन पॉलिसीज़ का इंडियन इकोनॉमी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो जो पॉलिसीज़ हैं उनको हम डिटेल में उनका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।